गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा कक्षा 12 का आज का पहला वीडियो है जिसमें हमने लिखा है अरिहंत अनसॉल्व पेपर का। हम गणित का अनसॉल्व पेपर का हल आप लोगों को कराएंगे। आज पहला सेट 2024 का 324 EX है। इसके आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं आज हम उस पर बात करेंगे। आप लोग भी अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। अब चूंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो आपका बहुत बड़ा बनता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास भी अनसॉल्व की बुक हो और अनसॉल्व से हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप सेट नंबर 1 2024 324 EX खोल लीजिए। अगर आप अरिहंत के ही ले लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब आपका पहले से एक सीरियल से आपको मिल जाएंगे। और मैं अरिहंत के 4 सालों का यानी 2020 से लेके 2024 तक के हर जितने भी सेट हैं सभी सेटों का मैं सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो आप लोग जो भी सवाल हैं उसको आप ध्यान से देखिए और यहाँ पे मैं उसको हल करवाने जा रहा हूँ और आप उसको हल करिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने जो भी किए है, जितना भी पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा है भाई, क्लास किया है तो आपने जब पढ़ा है तब आपको ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। तो आपको केवल क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अनसॉल्व पेपर में मिल जाएंगे। आपने जो भी किताब पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उस किताब से आप कॉन्सेप्ट लेके चल लिए होंगे और हम यहाँ पे जो सवाल लगवाएंगे उस पर आपके कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट देंगे फिर हम सवाल पे बात करेंगे और वो सवाल आपके लग जाने के बाद फिर हम अगले सवाल पे जाएंगे। जैसे इसमें देखो ना, पहला सवाल आपका है, पहला सवाल कह रहा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः ए और बी के क्रम क्रमशः P बाई Q है। आव्यूह ए का जो क्रम है वो आपका है P बाई Q और आव्यूह बी का क्रम जो है वो है Q बाई R। तो आपसे आव्यूह AB का क्रम पूछ रहा है, आव्यूह AB का क्रम ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा देखो, क्रम का मतलब होता है कि जो आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह में कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो जो आपका ये क्रम बनता है, आव्यूह का क्रम जो बनता है वो आपका रो बाई कॉलम बनता है। आप याद रखिएगा, ये आपका क्रॉस मत पढ़िए कि P क्रॉस Q नहीं पढ़ा जाता, उसे हम पढ़ेंगे P बाई Q। अर्थात आव्यूह जो A है उसमें P रो हैं और Q आपके क्या हैं, कॉलम हैं। अर्थात R आपके क्या हैं, ये आपकी, ये देखो आपको एक चीज हम बता दें, यही आपका आव्यूह बना है। इसमें आपको ऐसे ऐसे भी मिलेंगे, फिर आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो ये जो आपका कहलाता है ये कहलाता है आपका रो, जिसे आप कहते हैं स्तंभ, सॉरी पंक्ति। और ये आपका कहलाता है कॉलम, ये आपका कहलाता है स्तंभ, ठीक है। तो जो आपका इसका क्रम जो लिखा जाता है, यहीं पे बगल में क्रम लिखा जाता है, तो वो आपका R बाई C लिखा जाता है। यानी पहले आपका R होता है फिर क्या होता है, C होता है। तो R का मतलब रो, फिर क्या, कॉलम। तो जब आप गुणा करते हैं तो याद रखिए आपका गुणा तभी संभव है, ए बी संभव तभी है, ए भी संभव है यदि, ए कब संभव है, यदि पहले का ए का कॉलम बराबर होगा बी का स्तंभ। यानी ए में जितने कॉलम होंगे उतने अगर बी में स्तंभ हैं
तभी आपका आव्यूह का गुणा संभव है, वरना गुणा संभव नहीं है। अब इसके बाद चलो ए का क्रम आपको मिल गया, ए का क्रम आपको पी बाई क्यू मिल गया, बी का क्रम आपको कितना मिल गया, क्यू बाई आर मिल गया। तो ए बी का जो क्रम होगा, ए बी का क्रम बराबर, पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए बेटा, अगर ये कंडीशन है तब आप ए बी की बात करेंगे। अगर यही आपका बी ए की बात कर लिया जाए और बी ए की बात कर लिया जाए, बी ए के लिए यहाँ पे बी का स्तंभ बी का कॉलम बराबर आपका ए का क्या होना चाहिए, स्तंभ। अगर ऐसा है तो आपका गुणा संभव है, वरना गुणा संभव नहीं है। तो जब आपका ए बी का क्रम चाहिए तो ए बी का क्रम बराबर यहाँ पे ए का क्रम क्या है, पी बाई क्यू। तो इसका मतलब ए में पी रो है और क्यू क्या है, कॉलम है। बी में आपका क्या है, क्यू आपके कॉलम है, क्यू आपका रो है और आर आपका कॉलम है। तो ए बी का जो क्रम होता है वो ए का, ये आपका ए का या ए की पंक्ति बाई बी का, बी की कॉलम, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, हमने कॉलम और स्तंभ दोनों के लिए यहाँ पे स्तंभ नहीं, यहाँ पे पंक्ति लिखना है हमें। यहाँ पे कॉलम लिख दिया तो यहाँ हमें कॉलम क्या है भाई, स्तंभ है, तो दोनों चीज़ एक ही हो जा रहा है ना। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका जो पी है वो आपका क्या है, ये आपका स्तंभ है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका लिखना पड़ेगा कॉलम है, तो इसे आप रो लिख लीजिए। यहाँ आप इसे रो लिखिए, थोड़ी गलती हो गई, सॉरी, याद रखिए। तो कॉलम और रो में दोनों अंतर। तो यहाँ पे आपका ए की क्या हो जानी चाहिए, पंक्ति, और दूसरे की क्या, अब बी की क्या चाहिए, स्तंभ, ठीक है। क्या चाहिए, स्तंभ। जो आपका पहले लिखा होता है पंक्ति बाई क्या होता है, स्तंभ होता है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, ए की पंक्ति कितनी है, पी बाई बी का स्तंभ कितना है, आर। तो इसलिए आपका ए बी का जो क्रम बना बेटा वो आपका बना पी बाई आर। क्या बना, तो देखो कहीं पी बाई आर आया है क्या, पी बाई आर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका पहले वाले में कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। पी बाई आर आपको लिखे हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल ने कहा, किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर होगी। किस बिंदु पर, वो बिंदु चाहिए। तो आपको रेखा दिया गया है, रेखा आपको दिया गया बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और आपको जो वक्र दिया गया है वो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो देखिए ये वाला जो आपका रेखा है बेटा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप का है, जहां पर यम आपकी क्या होती है, प्रवणता होती है, जिससे आप ढाल कहते हैं। तो कंपेयर इससे करेंगे तो यहाँ पे यम इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब आपको वक्र मिले, इसकी ढाल आपको प्राप्त करने के लिए आप इसका क्या करिए, अवकलन कर लीजिए। तो यहाँ पे यक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर ये आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका dy बाई dx जो मिला वो आपका 4/2y मिला। तो यहाँ पे आपका dy बाई dx जो मिला वो आपका मिला 2/y। हम मान लेते बेटा, मान लेते वो बिंदु, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक कर्व है, ठीक है, और ये आपका एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, y इक्वल टू आपका x प्लस 1 है। इसकी जो प्रवणता होती है
और इसकी इस पर किसी भी पॉइंट पर किसी कर्व की प्रवणता का मतलब, याद रखिए, किसी भी कर्व की प्रवणता का मतलब उस कर्व पर स्थित किसी पॉइंट पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। क्या हमने बोला? किसी भी कर्व की प्रवणता का मतलब उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लेंगे, ये पॉइंट आप मान लेते हैं पी ऑफ x1 y1 ले लिए, इस पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो आप यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट कितना x1 y1 इक्वल टू आपको 2 क्या मिल गया बेटा, y1 मिल गया। अब देखो प्रश्नानुसार इसने कहा है कि ये आपका जो है इसी को आप मानते हैं m2 बराबर 2 कितना मिल गया y1। प्रश्न ने कहा कि m1 बराबर क्या है, m2 है, तो प्रश्न इसे आप m1 मान लीजिए। तो यहाँ से m1 बराबर क्या है, m2, तो m1 आपका 1 है, ये आपका है 2/y1, तो यहाँ से y1 इक्वल टू कितना मिल गया 2। अब देखो चूंकि ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो सबसे पहले आप y में पकड़िए किसका मान, y जो कोऑर्डिनेट है वो आपका किसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है और ऑप्शन नंबर 1 में है। 2 ऑप्शन तो आपके पहले और दूसरे और तीसरे ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू y1 की निकली वो चूंकि कर्व पर स्थित है ना, चूंकि ये कर्व पर स्थित है तो ये कर्व को संतुष्ट करेगा, तो ये y1 की वैल्यू आप लाके यहाँ पे रखिए x1 और y की, तो y1 स्क्वायर बराबर आपका है 4x1, तो y1 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x1, तो ये 4 इक्वल टू 4x1, x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल कितना मिल गया भाई 1। अतः जो आपका पॉइंट मिला वो आपका पॉइंट कौन मिला, पॉइंट आपका मिला x1 y1, यही तो है, तो x1 इक्वल टू आपका 1 है और y1 इक्वल टू आपका 2 है, इसलिए जो आपका पॉइंट हुआ वो 1 2 हुआ। क्या हुआ 1 2, 1 2 ऑप्शन कौन सा है ए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, इसी को आप ये दिया गया है। ठीक है, सवाल नंबर आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। कहीं भी दिक्कत हो बताइए तुरंत आप। चलिए अब आपका तीसरा, यहाँ पे का खंड आ गया, ये आपका का है, ये आपका खा है, ये आपका गा खंड की बात करें, हम एक एक सवाल को हल करा देंगे, लेकिन आपको हल नहीं करना भाई, बहुविकल्प भी आपको हल नहीं करना है, आप थोड़ा सा उसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सवाल नंबर 3 पे देखिए, इसने कहा समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन किसका करना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखिए यहां पे आप इसे क्या कर सकते हैं भाई, 1 बराबर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब ये यहाँ पे आपका dx है, तो यहाँ पे आप dx लगा लीजिए, तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपका आगे dx लगाइए, स्क्वायर रूट हट जाएगा ये, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ आपका आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इनको आप अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन एक्स dx। बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, और आपका एक क्या जुड़ जाता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसे आप c बोलते हैं, ये आपका हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कहीं पे अगर है तो आप उसे लगा लीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर जो हो गया कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर
2। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 3। अब हम लोग सवाल नंबर घ पे आ जाते हैं। घ ने क्या कहा, यदि सदिश 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम मान ले बेटा ये पहला वाले को हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए और ये है आपका 5i माइनस लेमडा जे प्लस आपका है 2k और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं वेक्टर बी और ये आपका हो गया 2i प्लस आपका 3j और आपका हो गया प्लस 4k। ठीक है। अब प्रश्न ने कहा है चूंकि ए व बी लंबवत है, क्या है, अतः अगर लंबवत हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या हमने बोला, अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो आपको वेक्टर ए यहाँ मिला है, वेक्टर बी यहाँ मिला है, तो ए डॉट बी आप क्या करोगे, 0 करोगे। तो ए की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई, 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k डॉट, ये आपका आया 2i प्लस आपका 3j प्लस आपका 4k इक्वल टू क्या, 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, लेकिन आई का जे से करेंगे, आई का के से करेंगे, जे का के से करेंगे, जे का आई से करेंगे, ठीक है, तो उनका गुणनफल आपको 0 मिलने वाला है। तो इसलिए चूंकि आपका बहुविकल्पीय चल रहा है तो आप क्या करेंगे, आई का आई वाले में निकाल लीजिए, जे का जे वाले में और के का के वाले में, उन्हीं को हल कर लीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए आई का आई में यहाँ पे भाई 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10, आई इंटू आई इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। जे का जे में करेंगे तो 1, लेमडा का 3 में करेंगे तो 3 लेमडा, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, 2 का 2 में करेंगे 4 हो गया, के का के में करेंगे कितना 1 और बराबर कितना है 0। तो यहाँ पे 10 4 14 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया -14, लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 14/3। तो लेमडा का मान कितना आ गया बेटा 14/3। एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लग रहा है, सॉरी एक मिनट। 4 दूना कितना होगा बेटा 8, ये गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी। ये आपका 4 दूना कितना हो जाएगा बेटा 8, तो 8 10 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 में आप क्या करोगे भाग दोगे, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अतः आपका यहाँ पे देखो कहीं 6 है भाई, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया 3। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस सवाल को किसी तरह से लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपका डिस्क्रिप्टिव की तरह हम लगा दे रहे हैं, बट आपको क्वेश्चन हमने लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप आंसर ले लीजिएगा। हमारे पास जो आंसर हमने लिया है अरिहंत का लिया है, अरिहंत आप ले लीजिए, आंसर कोई भी ले लेंगे आप, सेट नंबर ये देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपको कन्फर्म क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी ले लिया है तो आपको नया लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरा अन्य लीजिए, एक ले लिए तो इसमें आप सेट देख लीजिए किस सत्र का है, कौन सा है, उसके बाद आप क्वेश्चन एक तरफ से मिलाते चले जाइए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंफर्म हो गया, कौन सा ऑप्शन है 3 नंबर, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं घा, 4 सवाल हो गए, तो 5वें पे आते हैं। आपको अगर इसको लगाना है तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव को भी क्या करिए आप सब्जेक्टिव की तरह लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो आपका परीक्षा में, क्योंकि यही सवाल आप ऑब्जेक्टिव ना के आपका अगर आपका उसमें आ गया तो आप उसमें लगा लीजिए। ये दिया है अवकल समीकरण,
अवकल समीकरण दिया है d2y बाई dx2 इक्वल टू 4 रूट्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर 2 की घात आपसे पूछ रहा भाई। देखो बेटा, घात हमेशा डिफाइन होता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर आपकी जो होती है वो हमेशा डिफाइन होती है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पूछा होता तो आप देखना था कि इस जो समीकरण लिखा गया है इसमें हाईएस्ट बार मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। तो यहाँ पे देखोगे एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। अगर हम कोटि की बात करें तो ये 2 है, लेकिन इस सवाल में कोटि नहीं पूछा गया, इस सवाल में आपसे घात पूछा गया। कोट तो आप सीधे देख लो, सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है, जितनी बार डेरिवेटिव वही आपका कोटि हो जाता है। लेकिन घात के लिए कुछ नियम है, घात हमेशा डिफाइन नहीं होता। घात के लिए आपको क्या करना है, पूरा का पूरा आपका एक वो क्या बनाना चाहिए, रैखिक समीकरण। कैसा बनना चाहिए, सॉरी हाँ पॉलिनोमियल बनना चाहिए, रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल बनना चाहिए, पॉलिनोमियल के रूप का बनना चाहिए। तो आपका पॉलिनोमियल में ये आपका जो क्यूब 4 रूट्स है इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 घात लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका d2y अपान dx2 हो गया, और पावर यहाँ पे लगा 4, और ये आपका x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब आपका जो घात होता है बेटा, घात जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी अधिकतम अवकलित गुणांक, अवकलन गुणांक के ऊपर जो घात लगी होती वही क्या होती है, उसकी घात होती है इस पूरे अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण की डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो डिग्री हो जाती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव पर लगाया गया घात, लेकिन जब उसका प्रत्येक टर्म यानी डी डी एक्स ऑफ वाई जो है या वाई है वो आपका पूरी तरह से लॉग से, साइन से, इससे क्या होता है लॉग साइन कॉस ई टू दी पावर, या आपका क्या मिल जाए 4 रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, इनसे फ्री हो जाए तब आप घात का निर्धारण कर पाएंगे, वरना घात का निर्धारण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पॉलिनोमियल बनाना चाहिए। अब देखिए ये पॉलिनोमियल का रूप बन गया भाई, ये आपका d2y अपान dx2 पावर 4 माइनस यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस आपका x इक्वल टू 0। देखो पॉलिनोमियल बना कि नहीं बनाए। तो अब यहाँ से आप बता दो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 1 बार हुआ। तो इस पर मैक्सिमम घात कितना लगा, 4। तो घात कितना हो गया, पूरे अवकल समीकरण का घात कितना आ गया, 4। और 4 कहाँ भाई, 1 नंबर पे। तो आपका कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 सवाल आपके हो गए। ठीक है, आज चूंकि पहला है तो हम लोग बहुविकल्पी की बात किए, तो बहुविकल्पी आज हम लोग 5 सवाल कर लिए हैं। आप देखिएगा, अगर आपको अच्छे समझ में आ रही हैं तो फिर आप बताइएगा, और पे हम क्या करेंगे, हर एक तो बहुविकल्पी के भी सवाल लगवाते जाएंगे, वरना हम प्रयास कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपका जो लगाने वाला सवाल है डिस्क्रिप्टिव उसको हम लगवा दें, बहुविकल्पी सवाल आप लगा दें। अगर आप चाहते नहीं बहुविकल्पी भी करवाइए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, खास बहुविकल्पी भी आप उसको हल करवा के कर दीजिए। तो मैं जैसे आपको करवा रहा हूँ वैसे ही मैं कर लूँगा। लेकिन आप एक बात है कि आप जो है अनसॉल्व पेपर अगर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए। आप एक अनसॉल्व ले लेंगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अभी क्वेश्चन लिखूंगा फिर मैं हल करूँगा तो बेटा टाइम लगेगा, तो आपका जो वीडियो है वो बड़ा बन जाएगा, जिससे आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए आप क्या करें, अनसॉल्व ले लेंगे, क्वेश्चन आपके पास है, सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। इसका आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप देख लेंगे, उसका आप नोट्स बना लेंगे, फिर आपको जब भी आवश्यकता हो, जब भी आप अनसॉल्व हल करिए, अपने मन से हल करिए, तब आप उसको देखिए। आप पहले अनसॉल्व को किताब से हल करने का प्रयास करिए, जब आप कहीं फंसते हैं तब आप वीडियो देखिए और आप खोजिए उसको, हमने कौन सा किस वीडियो में देखा है, तो हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे कक्षा 12 के, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।